जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास में, फिजिक्स की क्लास में। दोस्तों, फिजिक्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इस टॉपिक से जीएस में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारे अप्लाइड सवाल होते हैं, व्यवहारिक जीवन से संबंधित सवाल होते हैं, और उसके लिए हमें इस टॉपिक को समझना अच्छे से बहुत ही आवश्यक है। जैसे पूछा जाता है कि अभी जैसे पूछा जाएगा कि बरसात के दिनों में पसीना क्यों नहीं सूखता, हमें उमस भरी गर्मी क्यों लगती है, इसका कारण क्या है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सुराही में पानी ठंडा होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह किस प्रक्रिया के द्वारा सुराही में पानी ठंडा होता है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम वाष्पन बेहतर तरीके से समझेंगे, जब हम समझेंगे कि किस तरह जो है, अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा पहले से ही अधिक हो, संतृप्त हो, तो जो है वेपोराइजेशन पे फर्क पड़ता है, वाष्पीकरण पे फर्क पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल जरूर आता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वो टॉपिक जिसका नाम है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें जो है दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें देखनी है, शुरू करते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि किस तरह जो है जल, ठीक है, अगर जल जो है भाप में परिवर्तित हो, वाष्प में, ठीक है, वाष्प या भाप में परिवर्तित हो, ठीक है, भाप में परिवर्तित हो, तो वो क्या करता है। हमने पढ़ा है इसके पहले गुप्त ऊष्मा के बारे में। हमने क्या पढ़ा है गुप्त ऊष्मा के बारे में, कि किसी भी पदार्थ को उसकी भौतिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वो गुप्त ऊष्मा है। मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है गुप्त ऊष्मा में कि हमने देखा कि जब हम किसी पदार्थ को जो है गर्म करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, उसके ताप में वृद्धि होती है। अगर उसके ताप में वृद्धि होती है तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है कि उसका भौतिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसके ताप में वृद्धि नहीं होती, तो उसके भौतिक परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा थी वो दोस्तों क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहां देखिए, जल किस में बदल रहा है, जल किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। तो यहां क्या होगा, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए क्या करता है, गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है, गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। जल क्या करता है, भाप में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब देखिए, कभी आपने देखा है दोस्तों एक कॉन्सेप्ट की उबलता हुआ जल, ठीक है, उबलते हुए जल से की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टकारी है। यहां क्या कह रहा है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना या वाष्प से जलना अधिक कष्टकारी होता है। आप दोनों चीजों से जले ही होंगे कभी न कभी जिंदगी में। मान लीजिए अगर बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है,
अगर वो आपकी स्किन से टच कर जाता है, वो आपकी बॉडी से टच कर जाता है, तो आपको जलन महसूस होगी, आपको दर्द होगा। लेकिन अगर भाप से कभी आप जलते हैं, जैसे रोटी कभी आपने रोटी फाड़ दी, बीच में से हवा निकली, उसकी उसकी वाष्प निकली, तो अचानक इतनी तेज जलन होगी, आपको लगेगा कि जो प्राण निकल गए। तो वाष्प से जो है जलना ज्यादा तकलीफदायक होता है। ऐसा क्यों होता है, यही जानना है दोस्तों। ये सवाल पूछा जाता है, सीधे सीधे ये सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो है उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है। ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए अब दोस्तों इसमें क्या है, उबलता हुआ जल क्या करता है, ये गुप्त ऊष्मा इस्तेमाल हो जाती है। यहां आपने देखा जल वाष्प में बदल गया। तो अब होता क्या है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप में क्या है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कम होती है। मतलब भाप में इसकी तुलना में अधिक होती है, उबलते हुए जल की तुलना में भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब होता क्या है, भले ये दोनों जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर होते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर दोनों होते हैं। पानी गर्म हो रहा होता है, उबल रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, और भाप निकल रही होती है, भाप में परिवर्तित हो रहा होता है। लेकिन इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाती है, क्योंकि जो ये जल उबल रहा है, तो ये अपनी गुप्त ऊष्मा खोकर जो है किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। अब आप समझिए, इसकी गुप्त ऊष्मा इसमें चली जा रही है, इसकी नष्ट हो रही है, इसमें चली जा रही है, तभी तो वो भाप बन रहा है। अब भाप में जाहिर सी बात है गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाएगी, तो भाप जो है ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा असहनीय होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तब क्या होता है, अब देखिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है, जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है, तो संघनित होके या ठंडी होके क्या बनाती है, जल बनाती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। ये तो आपको समझ में आ गया कि गुप्त ऊष्मा भाप की ज्यादा होती है, इसलिए उससे जलन आपको या दर्द ज्यादा होगा। अब जब भाप हमारे शरीर पे पड़ेगी तो वो क्या होगा दोस्तों, वो संघनित होके जल बनाएगी। भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो संघनित होकर जल बनाती है। क्या बनाती है, वाटर बनाती है, जल बनाती है। क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए तो दोस्तों देखिए, क्वथनशील जल, क्वथनशील मतलब बॉइलिंग वाटर, क्वथनशील जल या बॉइलिंग वाटर, या जो उबलता हुआ जल है उसकी बात हो रही है, या उबलता हुआ जल, ठीक है। उबलते हुए जल की अपेक्षा मतलब इसकी तुलना में 22.5 गुणे 10⁵ जूल प्रति किग्रा अधिक ऊष्मा निकालती है। जूल प्रति किग्रा बात समझिएगा। उबलते हुए जल, अब देखिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो क्या होती है, संघनित होके ये जल बनाती है, संघनित होके क्या बनाती है, जल बनाती है। और कितनी गुप्त ऊष्मा निकालेगी, हमने गुप्त ऊष्मा में देखा था कि भाप कितनी गुप्त ऊष्मा निकालती है, 22.10⁵ या 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा ऊष्मा निकालती है।
तो जाहिर सी बात आपको खुद ही दिख रहा है कि कितना अधिक जो है ये ऊष्मा निकाल रही है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा निकाल रही, क्योंकि जब जल से वाष्प बनता है तो गुप्त ऊष्मा बहुत ही कम होती है। हमने इसके पहले देखा है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये है आपकी 22.5 गुणे 10 घाते 5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं, इसमें हमको ये समझना है कि जब उबलता हुआ जल कितनी ऊष्मा निकालता है, वो कम निकालता है। और ये जो है ये भाप क्या करता है, अधिक ऊष्मा निकालता है। कितना निकालता है, इतना अधिक ऊष्मा निकालती है। इसलिए क्या होता है, भाप से जलन ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए जो क्वथनशील जल होता है या उबलता हुआ जल होता है, इसकी अपेक्षा वाष्प जो होती है, ये वाष्प जो संघनित होकर जल बना रही है, ये अधिक ऊष्मा निकालती है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, उससे जलन अधिक होती है। ठीक है, उससे जलन क्या होती है, अधिक होती है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन देखेंगे, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो दोस्तों, गर्म करने पे ठोस पदार्थ वाटर में न बदले, मतलब बर्फ वाटर में न बदले, या ऐसा कह सकते हैं कि गर्म करने पे ठोस पदार्थ लिक्विड में न चेंज हो। बर्फ का पानी का उदाहरण सामान्य है, इसलिए वही देना अच्छा रहता है, लेकिन इसके अलावा आप इसको डिफिनेशन समझिए। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, इसके पहले हमने गलन देखा था, तो ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। जैसे बर्फ को हम ऊष्मा देंगे तो वो किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है ऊर्ध्वपातन एक नई चीज है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में, ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में, ठीक है, सीधे वाष्प में, और वाष्प का और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में बदलना, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब यहां देखिए, इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो बहुत सरल था। वहां पर क्या था, गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना। किस में बदलना, गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना। तो ये क्या था, गलन था। क्या था, गलन था। द्रव का ठंडा करने पे किस में बदलना, ठोस में। द्रव का ठंडा करने पर ठोस में बदलना। रिवीजन भी हो जा रहा है और आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। द्रव का ठंडा करने पर ठोस में बदलना, तो ये क्या था, हिमीकरण था। ठीक है, और द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदलना, ये क्या था, वाष्पन था। क्लियर। और वाष्प को ठंडा करने पर
द्रव में बदलना, ये क्या था? संघनन या द्रवण। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गर्म करने पे ठोस का द्रव में बदलना, किसी भी ठोस को अगर हम हीट देते हैं तो उसका द्रव में बदलना, ये क्या था? मेल्टिंग, गलना, गलन। ठीक है, मेल्टिंग या गलन। अब देखिए, हम पानी का उदाहरण, जल का उदाहरण लेके चलेंगे, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ठोस का द्रव में बदलना मतलब बर्फ जल, बर्फ जल। बर्फ ठोस है, द्रव में बदला, जल में हो गया। कहा क्या क्या है इसको? गलन या मेल्टिंग। अब देखिए, द्रव का ठंडा करने पे ठोस में, तो द्रव क्या है? जल। ठोस क्या है? बर्फ। मतलब पानी को अगर हम ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है, मतलब हिमीकरण हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है। जैसे फ्रिज में आप पानी को रख देते हैं, आइस ट्रे में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, तो क्या हो जाता है? हिमीकरण हो जाता है, फ्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, द्रव को, द्रव मतलब फिर हो गया जल। द्रव को गर्म करने पर वाष्प मतलब वाइपर, वाइपर। ठीक है, द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदलना, तो ये क्या हो गया? वाष्पन हो गया या वेपोराइजेशन हो गया। जब पानी गर्म करते हैं आप तो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है, गर्म करने पे हल्का हो जाता है और ये ऊपर उठता चला जाता है, वाष्पन, वेपोराइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसी वाइपर का, ये वाष्प जो वाइपर है, वाइपर का किस में? ठंडा करने पे किस में बदलना? फिर से जल में बदलना। किस में बदलना? लिक्विड में या जल में बदलना? कंडेंशन, कंडेंशन मतलब संघनन। मैंने बताया था आपको कि जैसे वाष्प ऊपर उठती है, पानी आप किसी बर्तन में गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो जल गर्म होके क्या होता है? वाष्प में बदलता है। आप ऊपर कोई बर्तन रख दीजिए या हाथ से बहुत ऊपर हाथ रख के आप जो है वाष्प को कलेक्ट करने का अपनी हथेली पे प्रयास करिए, तो आपको लगेगा कि जो है बहुत सारा जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें आपकी हथेली पे तैरने लगी हैं। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा कि वाष्प जब ठंडी होने लगेगी फिर से वो जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, तो छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों में बदलती हैं, फिर वो भारी होती हैं, गिरने लगती। ऐसे ही बादल वर्षा करते हैं, जब वेपर ऊपर जाती है तो वहां जब वो कंडेंस हो जाती है तो वहां पर संघनित होकर नीचे गिरने लगती है बूंदों के रूप में, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में। और टेम्परेचर अगर और कम हो गया और ठंडा हो गया तब वो किस में बदल जाती है? पानी की बूंदें द्रव से फिर ठोस में बदलेगा, यह हिमीकरण हो जाएगा। द्रव जो है यहाँ पर, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाएगा, हिमीकरण मतलब वो आइस के रूप में गिरने लगेंगी या बर्फ के रूप में, ओले के रूप में गिरने लगेंगी। ये बात आपको क्लियर हो गई? बिल्कुल सरल है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हिमीकरण क्या है, वाष्पन क्या है, ठीक है, गलन क्या है और संघनन क्या है। बहुत काम आएगा, हर जगह आपको ये काम आएगा। ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन को इससे जब टैली करें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एकदम अलग बात है, यहाँ गर्म करने पर ठोस जो है लिक्विड में नहीं बदल रहा है, मतलब बर्फ पानी में नहीं बदल रहा है, सीधे वाष्प में बदल जा रहा है। और ठंडा करने पे जो वाष्प जल में बदल जाता था, लिक्विड में बदल जाता था, वो लिक्विड में नहीं बदल जा रहा है, सीधे ठोस में बदल जा रहा है। यहाँ पर लिक्विड स्टेट जो है गायब हो गई है, सीधे ठोस वाष्प में, और वापस जो है ठंडा अगर किया जाए तो वाष्प ठोस में। ये है ऊर्ध्वपातन। क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आइए इसके बारे में और समझेंगे। ऊर्ध्वपातन तो ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आयोडीन,
कपूर, यहां पर जितने पदार्थ लिखे गए हैं दोस्तों, अगर आप इनके सॉलिड स्टेट को गर्म करेंगे, जैसे बर्फ को आप गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। अगर आप कपूर को गर्म करेंगे, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण में दे रहा हूं, कपूर से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। आपके घर में कभी न कभी कपूर जरूर जलाया गया होगा या रोज जलाया जाता होगा, क्योंकि पूजा के लिए इसको जो है थाली में जलाया जाता है, यज्ञ में, पूजा में, हवन में इसका प्रयोग होता है और ये बहुत ही लाभदायक भी है। कपूर का ठोस टुकड़ा होता है, जब इसको जलाते हैं तो ये सीधा क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, न कि लिक्विड में चेंज होता है। ऊर्ध्वपातन का यही एग्जाम्पल है। इसी तरह आयोडीन को भी आप गर्म करेंगे तो वो सीधे वाष्प में बदलेगा। अमोनियम क्लोराइड के साथ भी यही होगा। और नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं तो कीटनाशक के रूप में रखी जाती घरों में, इसके साथ भी यही होगा, गर्म करेंगे तो सीधे वाष्प में बदल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ऊर्ध्वपातन आपने समझ लिया। अब आपको वाष्पन देखना है, वाष्पन। ठीक है, वाष्पन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। वाष्पन क्या है? अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव, ठीक है, अपने क्वथनांक से नीचे, ठीक है, क्वथन बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ही होगा। ठीक है, अपने क्वथनांक से नीचे ही किसी द्रव के, किस में बदलने में, वाष्प में परिवर्तित होने का क्रम, वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। कहने का मतलब, जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, ठीक है, किसी लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इसकी स्टेट का इसमें चेंज होना, ये क्या है? वाष्पन है। किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। किसी भी जो है द्रव का वाष्पन, किसी द्रव का वाष्पन रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। ठीक है, कमरे के ताप पर भी हो सकता है। मतलब कुछ द्रव, सारे नहीं, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनका वाष्पन रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। ठीक है, उनके लिए और टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गीले कपड़े जैसे हुए, ठीक है, गीले कपड़े, तो गीले कपड़े क्या होता है दोस्तों? इनमें क्या होता है? जल उपस्थित होता है। ठीक है, उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण, ठीक है, वाष्पन के कारण क्या होते हैं? सूख जाते हैं। बहुत ही सरल है समझना। गीले कपड़े हैं, कैसे सूखते हैं? उनमें जो उपस्थित जल होता है उनका इवेपोरेशन होता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। हवा बहुत तेज चलेगी तो और जल्दी हो जाएगा, बहुत तेज धूप होगी तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जल का वाष्पन होना है, द्रव का वाष्पन होना है। जितना ज्यादा हीट होगी, जितना हवा चलेगी, उतनी जल्दी ये जो है इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? जो पोखरों का जल होता है, तालाबों का जल, पोखरों का जल वाष्पन के कारण सूख जाता है। ठीक है, वाष्पन के कारण क्या होता है दोस्तों? सूख जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा,
ताप बढ़ाने पे क्या होगा, ये समझना। अभी मैं बता ही चुका हूं, लेकिन आप समझ लीजिए। ताप बढ़ाने पे वाष्पन में वृद्धि होगी। वाष्पन की वृद्धि होती है, वाष्पन की दर में होती है वृद्धि होगी। अगर आप द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, और जल्दी से वाष्पन होगा, उसका जो रेट है वो होगा। और वाष्पन की दर अधिकतम कब होगी, वाष्पन के नीचे के नीचे तो हो जाता है, वाष्पन होता है। तो क्या कहेंगे, किसी द्रव के वाष्पन की अधिकतम दर किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम, किस पर, क्वथनांक। जब बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा तो सबसे ज्यादा जो है उसमें वाष्पन होगा। सबसे अधिक वाष्पन कब होगा, कब होगा दोस्तों, सबसे अधिक वाष्पन कब होगा, वो होगा जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, अपने क्वथनांक पर किसी भी द्रव की वाष्पन दर सबसे अधिक होती है। अब देखिए, अब आपको समझना है, वायु में जब आर्द्रता कम होती है, वायु में आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पन की दर क्या होती है, उच्च होती है। दोस्तों जब गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा उस समय नमी जो है क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती, एकदम हीट होती है। जैसे मार्च अप्रैल का जब महीना होता है हमारे यहाँ, मार्च अप्रैल तक, मई तक, तो उसमें क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आर्द्रता में कमी होती है वायु में। ठीक है, सर्दियों में भी नमी होती है वायुमंडल में, और बरसात में तो नमी ही नमी होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो सबसे अधिक कब होती है, जब वायु में आर्द्रता में कमी होगी, तो वाष्पन की दर उस समय सबसे उच्च रहती है। तो ये बात समझिए। और जल क्या होता है, शीघ्रता से वाष्पित होता है। बात समझ में आई, वाष्पित होता है। ठीक है, वाष्पित होता है। क्लियर। अब आर्द्रता, इसका मतलब हुआ कि आर्द्रता अगर उच्च है, आर्द्रता उच्च होने पर मतलब बरसात में देखिए नमी हो जाती है, वायु में नमी रहती है, उसके बाद क्या होगा, कपड़े सूखेंगे ही नहीं, पसीना आपको होगा, पसीना सूखेगा ही नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वायु में जलवाष्प पहले से ही भरा हुआ है, वो संतृप्त है, उसका पेट भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर इवेपोरेट होके कहाँ जाएगी जलवाष्प की बूंदें, वही चीज होती है। आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर निम्न हो जाती है। ये बात आपको समझ में आई कि वायु में आर्द्रता का फर्क पड़ता है। अगर अधिक होगी वायु में आर्द्रता तो क्या होगा, आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पन की दर निम्न होगी, आर्द्रता कम होगी तो दर उच्च होगी। ये बात समझिए। अब वाष्पन के कारण शीतलन, वाष्पन के कारण शीतलन, जो हमने टॉपिक के शुरू में ही आपको क्लियर किया था। दोस्तों यहां समझना है कि अगर किसी पात्र में भरा द्रव जो वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेता है। चलिए ठीक है, ये लेते हैं हम सुराही,
ये हो गई सुराही। बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, सुराही से आप समझेंगे। इसमें आप जल, ठीक है, इसमें आपने जल भर दिया, ठीक है। तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में ये बहुत अच्छे से काम करती, बरसात में ये काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आपको पता है कि बरसात में वायु में आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वाष्पन की दर निम्न हो जाएगी। तो गर्मी में क्या होता है, ये मिट्टी की बनी होती है और मिट्टी के जो है कणों में काफी जो है स्पेस होता है, तो बर्तन जो हो मिट्टी का, ये अपनी गुप्त उष्मा को किसको देता है, इस जल की बूंद को देता है, ताकि जल की बूंद पर्याप्त गुप्त उष्मा पाके क्या करे, वो वाष्पित हो सके। और इसके नीचे जो पानी की बूंदें होती हैं, जैसे ये पानी की बूंद वाष्पित हो रही है, तो ऐसे मान लीजिए एक लेयर बना लीजिए, आप समझ लीजिए ये पानी की बूंदें हैं। तो ये जो पानी की बूंदें चली गई वाष्प बनके, इसको ये वाली बूंदें भी अपनी गुप्त उष्मा देती हैं। तो होता क्या है, वो तो वाष्पित हो गई, लेकिन ये गुप्त उष्मा खो के ठंडी हो जाती हैं। मतलब बाकी की जो उसके नीचे की परत की जल की बूंदें हैं, वो अपनी गुप्त उष्मा जो वाष्पित हो रही है बूंद, उसको देके ठंडी हो जाती हैं। गुप्त उष्मा कम होगी तो ठंडापन आ जाएगा। और ये बर्तन भी जो है अपनी गुप्त उष्मा खो के क्या करता है, पात्र ठंडा करता है अपने आप को और पानी को ठंडा करता है। इसी कॉन्सेप्ट पे सुराही काम करती है। अगर ये अच्छे से आपने समझ लिया तो आपके लिए हमेशा के लिए हो गया, और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वाष्पन के कारण शीतलन इस तरह होता है, ठीक है। इसमें रिस के बाहर पानी आता है, वाष्पित होता है, तो ये गुप्त उष्मा कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, एक तो बर्तन से और छोटी छोटी बूंदों से। तो ये दोनों चीजें ठंडी हो जाएंगी और शीतलन हो जाएगा, ठीक है। अब पसीने वाला एग्जाम्पल हो गया, ये तो हो गया घड़े वाला। पसीने वाला एग्जाम्पल, पसीने में क्या होता है, देखिए, ठीक है। पसीने में क्या होता है, दो तरह के कपड़े होते हैं, सूती, पॉलिस्टर। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्मी में सूती कपड़े पहनने को प्राथमिकता दी जाती है। सूती वस्त्र क्या करता है, हमारे पसीनों को सोख लेता है, और फिर क्या होता है, पसीना जब वाष्पित होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के नीचे की जो बूंदें हैं, जो भी रोम छिद्र हैं, उसी तरह वो भी क्या होते हैं, अपनी गुप्त उष्मा खो के उन पसीने की ऊपर की बूंदों को उष्मा देते हैं, वो वाष्पित हो जाती हैं। जो सूती वस्त्र होता है, जो कि पसीनों को ये सोखा रहता है, तो ये भी अपनी गुप्त उष्मा जो है किसको देता है, ये अपनी गुप्त उष्मा उन बूंदों को पसीने की देता है जो इसमें रहती हैं कपड़े में। तो इसके बाद ये भी ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें शीतलता का आभास होता है, मतलब ठंड का आभास होता है। पसीने के मामले में इस तरह काम करता है, ठीक है। अब पंखा क्या करता है, फैन जब हम चलाते हैं, ठीक है, तो फैन क्या करता है, जैसे हमारे शरीर से पसीने की बूंद वाष्पित हो रही है। अब वाष्पित हो रही है तो वायु में जा रही है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे पसीने की बूंदें इस एनवायरनमेंट में जा रही हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि पूरी तरह से वाष्प जो है, वायुमंडल में वाष्प बढ़ने लगती है, फिर वेपोराइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, वाष्पन कम हो जाएगा। पंखे की तेज हवा उस परत को हटा देती है, उस लेयर को हटा देती है जो संतृप्त हो चुकी रहती है। मतलब वो लेयर जो हवा की होती है, उसका पेट भरा होता है वाष्प से, उसको वो जब हटा देगी तो नई फ्रेश हवा हो जाएगी, फिर वाष्पन तेजी से होगा, वाष्पन की दर तेज हो जाएगी और हमें ठंडी लगेगी। कपड़े देखिए, जब वाष्प जो है, जलवाष्प बहुत अधिक हो जाती है वायुमंडल में, आर्द्रता बहुत अधिक हो जाती है बरसात के दिनों में, तो आप रूम में जो है फैन के नीचे कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि वो फैन की हवा उस लेयर को हटाती रहती है जो आर्द्रता से भरी होती है। तो फिर क्या होता है, वो जो है वाष्पन थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है, कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। अब डेजर्ट कूलर होता है, उसमें भी जो है
चूंकि पानी इवेपोरेट होता रहता है तो उसके नीचे का जो घास होती है वो भी अपनी गुप्त ऊष्मा खोती है, और उसके नीचे की जो पानी की बूंदें वो भी गुप्त ऊष्मा खोती हैं, तो वो गुप्त ऊष्मा को के ठंडा करती हैं, और इस तरह क्या होता है कि हमारा रूम ठंडा होता है। आप कूलर का जो पानी है, टंकी है, आप उसमें हाथ डाल के देखें तो आपको ठंडा महसूस होगा, इसलिए क्योंकि वो अपनी गुप्त ऊष्मा को खो देता है, और सारी जो है पानी की बूंदों को इवेपोरेट करने के लिए, जो भी उड़ती रहती हैं, जो घास पे गिरती हैं, उनको इवेपोरेट करने के लिए ये अपनी ऊष्मा खो देता है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडी हवा हमारे रूम को ठंडा करती है। इस तरह डिजर्ट कूलर काम करता है। अब गर्म दिनों में क्या होता है, वाष्पन की दर अधिक होती है, तो जितनी ही गर्मी पड़ेगी उतना ही वाष्पन होगा, उतना ही वो रूम को ठंडा करेगा। बरसात के दिनों में देखिए कूलर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वायु में आर्द्रता पहले से ही विद्यमान है, जलवाष्प पहले से विद्यमान है, तो वायु संतृप्त है, जलवाष्प एकदम पी चुकी है, उसको अब जलवाष्प नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि वाष्पन हो नहीं पाता, तो गुप्त ऊष्मा इनकी बची रह जाती है, जल की और बॉडी की, या जो है आपके जो कूलर की बॉडी होती है उसकी, या घास की, तो होता क्या, ठंडा नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरह हमने वाष्पन को समझा, वाष्पन के कारण शीतलन को समझा। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के जो सिद्धांत है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने बड़ी काम की, और परीक्षा की दृष्टि से जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ से कितने महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सुराही का जल कैसे ठंडा होता है, बरसात के दिनों में सुराही क्यों काम नहीं करती, हमें पसीना क्यों आता है, किस लिए आता है, वाष्पन होने की वजह से जो है पसीना कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।